नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा भंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 161वीं बैठक की अध्यक्षता। सभी योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने के बैंक अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने उपचुनाव 2021 के तहत मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता। अपनी मांगों के समर्थन में शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे करुणामूलक आश्रितों ने जल्द मांगे पूरी न होने की सूरत में सरकार को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। शिमला की कच्ची घाटी में हल्की बारिश के बीच हुए भूस्खलन से चंद सेकेंडों में एक बहुमंजिला भवन हुआ धराशायी। शहरी विकास मंत्री ने लिया हादसे स्थल का जायजा। शिमला में युवा कांग्रेस ने लॉन्च किया यंग इंडिया बोल कार्यक्रम। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल की सड़कों को बेसहारा गौवंश मुक्त करना ही हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत प्रदेश के हर जिले में गौशालाएं बनाने का फैसला लिया गया है। यह बात पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील डेयरी फार्म मालिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, ताकि पशुपालक के तौर तरीकों में आशातीत सुधार हो और प्रदेश के पशुपालक लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा, गौशालाओं और गौ अभ्यारण्य के विकास और इनमें दी जाने वाली सुविधाओं को और अधिक सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं को भी प्रदेश सरकार द्वारा प्रति गाय 500 रुपए देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। हमने गौ सेवा आयोग का गठन किया और एक निर्णय लिया कि जो गौशालाएं जो एनजीओ चला रही है, गैर सरकारी संस्थाएं जो गौशालाएं चला रही हैं, हमने उनको आर्थिक सहायता भी जो है उसमें 500 रुपये प्रति गाय के हिसाब से की। और साथ में निर्णय लिया कि हम बड़ी गौशालाएं बनाएंगे, जहां छोटी भी बनाएंगे बड़ी भी बनाएंगे। और आज हम हर जिला स्तर के ऊपर जो है वो बड़ी गौशालाएं यानी गौ सेंचुरीज जो है वो बना रहे हैं। और कई ज़िलों के अंदर जो है वो हमें कैटल फ्री जो है वो हमने ज़िले जो है वो किए हैं, जैसे सिरमौर है, सोलन है, और बहुत सारी गौ सेंचुरीज जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। जल्दी हम उनको भी जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें जो है वो इससे खाली कर सकें। ये हमारे लिए जो है वो प्राथमिकता है। और जहाँ इसका संरक्षण भी कर रहे हैं बेसहारा पशुओं का, आगे के लिए ये समस्या कम हो, इसके लिए भी जो है वो सरकार प्रयास कर रही है। इस बार हमने केंद्र से सेक्स ऑर्डर्ड सीमन के रूप में 3 लाख जो स्ट्रॉज हैं वो इस बार हमें केंद्र से मिलेंगे और वो हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे, ताकि उनसे बछड़ी पैदा हो, बछड़ा पैदा ना हो। और यहाँ पर अच्छे एक ट्रेनिंग सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी हम ऊना में खोल रहे हैं। हम पहाड़ी गाय का संरक्षण कर रहे हैं, ताकि किसानों को हम ट्रेनिंग भी दें और ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी नस्ल की पशु जो है वो हमें मिलें। हम अच्छी नस्ल की गाय हम यहाँ पर रखें, ताकि दूध का भी हमें ज़्यादा उत्पादन हो और साथ में सड़क पर छोड़ने की स्थिति जो है वो ना हो। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 161वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के बैंकों को निर्देश दिए। राम सुभग सिंह ने कहा कि देश भर के लोग ज्यादातर बैंकों से लोन लेते हैं और पैसा कम जमा करवाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इससे उल्टा है। यहाँ लोग बैंकों में पैसा जमा ज्यादा करवाते हैं, जबकि लोन कम ले रहे हैं।
कोविड-19 के दौर में सरकार ने लोगों की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत सरकार सस्ती दरों पर लोगों को लोन मुहैया करवा रही है। लेकिन कुछ योजनाओं में बैंक लाभार्थियों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और केस पेंडिंग में है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, स्वनिधि योजना और प्राइवेट बस ऑपरेटर के लिए कोविड में खर्चे के लिए प्रति बस 2 लाख रुपए देने की योजना अभी तक बुरी तरह से सिरे नहीं चढ़ पाई है। ऐसे में शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 161वीं बैठक में अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के बैंकों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में क्रेडिट डिपॉजिटरीज रेशो कम है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता नहीं उठा पा रही है। रामसुभग सिंह ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर और पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया है, इसलिए इस क्षेत्र को उभारने के लिए सरकार ने सस्ती ब्याज दरों पर लोन देने का निर्णय लिया था, लेकिन बैंक लोगों को इसके साथ जोड़ नहीं पा रही है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों का निपटारा जल्द करें ताकि प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। भारत सरकार से भी एक अधिकारी आज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग से आए हुए थे और मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो कन्वीनर बैंक है यूको, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कलकत्ता से यहाँ आए हुए थे। तो मैंने 2-3 बातें बोली हैं। एक तो ये बोला है कि जो हमारे प्रदेश की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे वो हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर, कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कोविड में अगर कोई नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हुआ है। तो वहाँ पर सरकार एक स्कीम लाई जिसमें उनको हमने वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते दामों पर और मॉरेटोरियम के साथ लोन की बात कही थी। वो स्कीम पिकअप नहीं हो पा रही। उसमें बैंकों को मैंने कहा है कि उन स्कीम्स को ध्यान से देखें ताकि ये 2 सेक्टर अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सकें। इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए स्वनिधि योजना है, वो नहीं पिकअप हो रही। तो आज मैंने यही आग्रह किया जो सीनियर ऑफिसर्स थे कि वो हर महीने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरूर किया करें अपने ब्रांच मैनेजर्स के साथ, और उसमें पहला एजेंडा आइटम ये रखें कि जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, उन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में ब्रांच मैनेजर की लेवल पर अगर किसी तरह की उदासीनता है तो उसे दूर करवाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे प्रदेश में जो CD रेशियो है, जो हमारे लोग पैसा जमा करते हैं और जो उनको लोन दिया जाता है, वो भारतवर्ष के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स या जो भारतवर्ष की प्रतिशतता है पूरे देश की, उससे भी कम है। मतलब अगर देश में CD रेशियो 60% है तो हमारा 40, 42, 43 ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब हमारे लोग पैसा ज़्यादा जमा करवाते हैं बैंकों में और लोन उन्हें कम मिलता है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर लोन होगा, इकोनॉमी में लोन जाएगा तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ होगा, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो CD रेशियो का घटना भी एक विषय था आज के लिए। अब कहा है इनको सारे बैंकर्स को, और मुझे लगता है कि हमें मिलकर हम इस चीज़ को और अच्छा कर लेंगे। प्रवक्ताओं के चयन करने के लिए युवा कांग्रेस देश भर में भाषण प्रतियोगिता यंग इंडिया बोल का आयोजन करने जा रही है। हिमाचल में भी सभी जिलों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वीरवार को शिमला कांग्रेस कार्यालय से हिमाचल प्रभारी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित बाबा, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने इसे लॉन्च किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अमित बाबा ने कहा कि यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता है, जिसके माध्यम से भविष्य के वक्ताओं की खोज करने का काम कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस देश में यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रदेश में आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित बाबा ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला से की। युवा कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान परिदृश्य में देश में महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश के युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित बाबा ने बताया कि देश के वर्तमान हालात में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम साधारण युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से गूगल फॉर्म पर 18 से 35 साल के युवा अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। युवा भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं में से सर्वश्रेष्ठ वक्ता को युवा कांग्रेस में प्रवक्ता बनाया जाएगा। 14 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम होगा, जिसमें से युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया जा सकता है। अमित ने कहा कि देश में नफरत और धर्म जाति की
राजनीति की जा रही है। आमजन के मुद्दों पर कोई बात नहीं की जा रही है। प्रतियोगिता देश के ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित की जा रही है ताकि देश के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए जहां युवा अपनी बात रख सकें। आज आप सभी जानते हैं कि देश के जो हालात हैं, उन हालातों में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी लोकतंत्र का सबसे एक अहम जो इंग्रेडिएंट रहता है डेमोक्रेसी का, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। तो यंग इंडिया के बोल जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच यहाँ आकर, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, और शायद कुछ पुराने साथी हो तो उनको याद भी आ जाएगा कि इस कार्यक्रम की जो संरचना थी वो आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी, और उस समय पायलट प्रोजेक्ट पर यह कार्यक्रम सिर्फ 3 राज्यों में किया गया था, हिमाचल प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जिस तरह से राहुल जी हमेशा आम साधारण वे गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोलने में विश्वास करते रहे हैं, उसी कड़ी के तहत जो समाज में युवा अच्छे वक्ता हैं, जो लोग लोकतंत्र में भागीदारी करना चाहते हैं, मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खोलने का ये उस उद्देश्य को पूरा करता हुआ उसी दिशा में एक कदम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक गूगल फॉर्म जारी करते हैं, और उस फॉर्म पर दिए लिंक पर कोई भी युवक या युवती 18 से 35 साल की आयु के इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो डेटा हमारे पास आता है, हम उसको जिलावार हर जिला में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। सभी युवक युवतियां खुले मन से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो अच्छे वक्ता रहते हैं उनका चयन करके उनको जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर युवा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। और आगामी 14 नवंबर को हम लोग एक दिल्ली में इसी कार्यक्रम के तहत जो लोग चुने जाएंगे, और उनमें जो बहुत उत्तम वक्ता होंगे, उन लोगों में से कुछ को युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नियुक्त किया जा सकता है। तो आज मुझे डबल खुशी इस चीज की है कि हमने सबसे पहले जब 3 राज्यों में ये कार्यक्रम लॉन्च किया था 3 साल पहले, तो सबसे अच्छा जो रिस्पांस आया था वो हमें हिमाचल से आया था। जूरी मेंबर्स में हम लोग एक एमिनेंट जर्नलिस्ट, एक किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 2 लोग हमारे प्रदेश कांग्रेस से, और एक युवा कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर रहते हैं, जैसे हिमाचल में मैं और मेरे एक साथी हैं अभिषेक, वो आज नहीं आए मेरे साथ, तो हम 5 लोगों का ज्यूरी में बोर्ड रहता है। और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक वुमेन जो मैंडेटरी है, एक SC और ST कम्युनिटी से, और 3 लोग जनरल के। तो ये 5 लोगों का इस तरह से पैनल रहेगा जो प्रवक्ता टीम सिलेक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट से। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस जिन 14 लाख बेरोजगार युवाओं की बात कर रही है, वे भाजपा सरकार के 3 सालों के कार्यकाल के नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल से हैं। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस अपने कार्यकाल की नियुक्तियों का लेखा जोखा देता है तो भाजपा सरकार भी अपने कार्यकाल में की गई नियुक्तियों के आंकड़े प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। वहीं बढ़ती महंगाई पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ लगते राज्यों में भी गैस सिलेंडर व खाद्य पदार्थ उन्हीं दामों पर मिल रहे हैं। कांग्रेस बेवजह ही लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही है। तो ये बिखरा हुआ कुनबा है। पंजाब में देख लो क्या हाल हो चुके हैं, और यहाँ भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में काफी जो हैं वो लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इनकी आपस में जो गुटबंदी है वो भी सामने आ रही है, और ये बिल्कुल सरे झूठ बोल रहे हैं। झूठ का भी कोई लेवल होता है, लेकिन ऐसी सी बातें कर रहे हैं कि 14 लाख बेरोजगार जो है वो घूम रहा है। तो 14 लाख ये इन 3 सालों में थोड़े हुए 14 लाख।
ये 14 लाख जो है वो इनके समय से ही, मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि ये अपने कार्यकाल की जो नियुक्तियाँ की हैं, जो नौकरी में लगाए हैं लोग, उनका भी लेखा जोखा जो है वो दें, और बीजेपी के टाइम में जिन लोगों को रोजगार मिला है उसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जी इतने बेरोजगार जो है, आप सभी जानते हैं कि आज कोरोना के कारण अब ये ऐसी एक त्रासदी थी, उसमें हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जो है इसका अंत होना चाहिए। लेकिन आज जो जितने बेरोजगार हुए हैं वो उसका कारण ये है, इस कोरोना काल में इतनी मतलब गिरावट आई है कि वो लोग जो हैं वो रोज, मेरा ख्याल है कि अपने वो कई जगह हमने भी लोग जो हैं वो उनको पूछा कि आज उनको रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए। तो इसलिए ये जो बेरोजगारी है, इस महामारी के कारण भी ये जो है, ये बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ साथ लगती स्टेट जो है उसमें क्या सस्ते सिलेंडर मिल रहे हैं? क्या उसमें जो है वो राशन जो है वो सस्ता मिल रहा है? उसमें डीजल पेट्रोल जो है वो सस्ता मिल रहा है? तो वो उसी भाव से वहाँ मिल रहा है। तो इसलिए हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोग गरीबी के नीचे, जो लोग जो हैं जो सबसे नीचे सबसे पीछे हैं, हिमाचल सरकार जो है वो लगभग 200 करोड़ रुपए जो हैं वो ये जो योजना चली हुई है, ये योजना जो है वो गरीबों को राशन जो है वो वितरण किया जा रहा है। 5 किलो चावल पर हेड जो है वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी दालें, चीनी, अपने ये तेल वगैरह जो है, ये सारा सब कुछ जो है वो सब्सिडी के ऊपर दिया जा रहा है। और लोगों को, जो गरीब लोग हैं, एक दिन की दिहाड़ी ला करके उनको पूरे महीने का राशन जो मिल रहा है, तो पंजाब में तो मिलता नहीं है। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि जी कांग्रेस आएगी तो हम ये सारी चीजें, ये महंगाई जो है, तो ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के लालसा पंचायत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण करने का मामला विश्व हिंदू परिषद ने उजागर किया है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री दिनेश दनोरिया ने पत्रकार वार्ता कर धर्मांतरण करने वालों पर पुलिस द्वारा उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया, सप्ताह के भीतर धर्मांतरण से जुड़े मामले प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आए, लेकिन जो सक्रियता सरकारी तंत्र को दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के लालसा पंचायत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण करने का मामला विश्व हिंदू परिषद ने उजागर किया है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों लोग यूपी नंबर के वाहन में पेटियों में ईसाई धर्म से जुड़े साहित्य और पैकेट में नकदी के साथ लालसा गांव पहुंचे थे। इस दौरान केरल के रहने वाले ईसाई मिशनरी ने जब एक व्यक्ति को धन देने की पेशकश की तो मामला विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया। जैसे ही मौके पर पुलिस और लोग पहुंचे तो उनके वाहन में यह सामग्री मिली। पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में लिया और जांच जारी कर दी है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री दिनेश दनोरिया ने पत्रकार वार्ता कर धर्मांतरण करने वालों पर पुलिस द्वारा उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया, सप्ताह के भीतर धर्मांतरण से जुड़े मामले प्रदेश के कई हिस्सों में सामने आए, लेकिन जो सक्रियता सरकारी तंत्र को दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने बताया, पुलिस को चाहिए कि इन संदिग्ध लोगों की पूरी छानबीन हो। उन्होंने कहा, विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल को धर्मांतरण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, चाहे वह ईसाई हो या फिर लव जिहाद। उन्होंने कहा, हिमाचल में धर्म स्वतंत्रता कानून 2006 में लाया गया।
अब वर्तमान भाजपा सरकार में इसे कठोर करते हुए मानसून सत्र में धर्मांतरण निषेध विधेयक पास हुआ, लेकिन एक भी मामला धर्मांतरण और लव जिहाद का दर्ज नहीं हुआ। दिनेश तनोरिया ने बताया कि लालसा गांव में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों के सहयोग से उन्हें पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा, अगर पुलिस सख्त कदम नहीं उठाती तो विश्व हिंदू परिषद मुख्यमंत्री से भी मामला उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे। इतनी चीजें प्राप्त होने के बाद ये पहला कर्तव्य बनता है कि आखिर इन लोगों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के देवभूमि हिमाचल में कितने हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा चुका। ये रैकेट है, इस रैकेट का पर्दाफाश प्रशासन का। घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही हैं। इस एक सप्ताह के अंदर मंडी, नेरचौक, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़ और अब ये कल रामपुर, इस तरह की घटना प्रत्यक्ष रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं ने मौके पर गांव के और समाज के सहयोग से धर्मांतरण के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों के काम करने वाले संदिग्ध लोगों को कल पकड़ा। पैमाने पर नोटों की गड्डी नहीं कहा जा सकता कितने लाख रुपए हैं वो। गाड़ी उत्तर प्रदेश के यूपी 80 नंबर यानी कि गाड़ी आगरा की। चार्ल्स जॉर्ज जो पकड़ा गया अपराधी वो केरल का, केरल से और किन किन स्थानों पर वो धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त है, से कपट से उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है कि हम हिमाचल प्रदेश को धर्मांतरण मुक्त करेंगे, चाहे वह ईसाई गतिविधि का हो, चाहे वो इस्लामिक जिहाद के द्वारा हो। हिमाचल में लव जिहाद की घटनाएं भी हर थाने में लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं और उसका रिकॉर्ड है पूरा कि आखिर इसके द्वारा एक जो समाज के जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई इनके विरोध में, उसको मुंह बंद करने के लिए पैसे तक ऑफर किए गए। एक तरह से साक्ष्यों से युक्त ये मामला समाज के सामने हिंदू समाज गांव के लोगों ने विरोध करके ये पुलिस के सामने लाए हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उमर गौतम नाम के मुस्लिम के द्वारा मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण किया गया था, जो बाद में जाकर हजारों की संख्या में धर्मांतरण हिंदुओं का किया, ऐसा ही ये मामला है। इस मामले में भी पुलिस प्रशासन को जो डायरी प्राप्त हुई है जिसमें पूरे रिकॉर्ड्स हैं, पूरे लिंक लिखे हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में इस रैकेट के द्वारा कितने लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है। यह विषय धर्मांतरण का है। यह विषय हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2019 के मानसून सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून लागू करके छल से, बल से, कपट से अगर कोई व्यक्ति हिंदू समाज के व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो वह 5 साल से लेकर के 7 साल तक को जेल जाएगा। यह प्रावधान होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की पुलिस या रामपुर पुलिस ने यह कार्रवाई नहीं की। यह पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद इस विषय पर आंदोलन करेगा और विश्व हिंदू परिषद विषय के लिए आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर अपनी बात को अवगत कराएगा कि यह हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मांतरण को विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चार्ली जॉन ईसाई मिशनरी ने उन पर लगे सभी आरोपों को झूठा करार दिया। परमेश्वर के सेवक के पास जाता है, क्रिश्चियंस के पास जाता है, सिखाता है वचन, बाइबल देता है और बीच में जो कोई सुनना चाहता है उनको बताता है। आज इनका बहन के घर में गया, पैसा से कुछ संबंध नहीं है, मैंने उनको पैसा नहीं दिया। मैं तो एक दुकान में गया, आइसक्रीम खरीदा और जिसने आइसक्रीम दिया उनको एक पर्चा दिया और हम घर चले गए। इतना ही हमने किया, इतना बड़ा ये करने को कुछ ज़रूरत नहीं। पर्चा दिया ना इसलिए उन लोग बोला ये धर्म परिवर्तन करता है, ये करता है, वो करता है, दोष लगाया। तो अभी मैंने बोला ना, देखो मेरा बहन इंग्लैंड में है, कज़न सिस्टर इंग्लैंड में है, उनको मालूम है मैं टूर जाता है। अभी लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोग परेशान में हैं, तो मेरा कज़न सिस्टर ने बोला जिनको हेल्प चाहिए आप उनको हेल्प दें। वहीं एसएचओ रामपुर संतोष ने बताया कि हमें लालसा गांव से सूचना मिली कि कुछ लोग गलत तरीके से धर्म प्रचार कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें पकड़कर थाने में लाया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा जांच जारी है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो भी जांच में आएगा उस हिसाब से धाराएं जोड़ी जाएंगी। 295A में हमने रजिस्ट्रेशन करी है, तो उसमें जो 3 आदमी है वो पुलिस हिरासत में है और उन्हें जो है पेश करने के लिए ले जाया गया है। तो अपने कोर्ट में पेश करने के लिए भी पुलिस द्वारा ले जाया गया है। एज पर लॉ
ठीक है, जो पुलिस का वर्क रहता है वो पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है। अभी तो FIR लॉन्च हुई है, ठीक है, विद इन 24 आवर्स जो है अक्यूजर को जो है कोर्ट में पेश करना होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है, जो इन्वेस्टिगेशन में जैसा जैसा पाया जाएगा तो वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर सेक्शन अगर और कोई जोड़ने की बात होगी तो अगर वो लगती होगी तो ऑब्वियसली जो उसको ऐड कर दिया जाएगा। रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन ने होटल हॉलिडे होम में क्लब का 22वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 में रोटेरियन VP काल्टा को वर्ष 2022-23 के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नियुक्त करने पर रोटरी मिड टाउन द्वारा VP काल्टा को सम्मानित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में पूर्व रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन द्वारा क्लब के 2 सदस्य पंकज डडवाल और राजेश भंडारी को भी सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन की स्थापना के 22 वर्ष पूरे होने पर क्लब द्वारा होटल हॉलिडे होम में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वर्ष 1999 में रोटेरियन ध्यानचंद ने रोटरी क्लब की स्थापना की थी। कार्यक्रम में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 में रोटेरियन VP काल्टा को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नियुक्त करने पर रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन की ओर से VP काल्टा को सम्मानित किया गया। VP काल्टा को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वसम्मति से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं VP काल्टा ने इस अभिनंदन समारोह के लिए रोटरी मिड टाउन की समस्त कार्यकारिणी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शहर में रोटरी के अलग अलग क्लब कार्य कर रहे हैं, ऐसे में बेहतर होगा कि सभी एकजुट होकर समाज की भलाई के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए क्लब के तमाम सदस्यों को प्रयास करने चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्लब के सदस्यों से एक एक गाँव को गोद लेने का आह्वान किया। जैसे मेरे बारे में बताया गया कि मैं गांव के स्कूल से पढ़ा हूं और वहीं पर मेरी मतलब जिसको कहिए कि आज मेरी ज़िंदगी जो है आधी से ज़्यादा गांव में गुजरती है। जब कभी मुझे मौका मिलता है तो जिस तरह से आपने बताया तो एप्पल फार्मिंग का मुझे शौक़ भी है और मैं जाता भी रहता हूं। तो मैंने कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस की रोटरी के अंदर कि हम शहर में, क्योंकि रोटरी का ओरिजिन शहर में ज़्यादा, तो शहर में ज़्यादा काम कर पाते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गांव में भी बहुत ज़रूरत है रोटरी की। आप चाहे वो हेल्थ सेक्टर के अंदर देखिए, आप एजुकेशन के, हालांकि एजुकेशन में लिटरेसी के अंदर रोटरी बहुत काम कर भी रहा है, जैसे हैप्पी स्कूल्स हैं और अपना विंस वगैरह के प्रोजेक्ट्स रोटरी के चले, या कई जगह लाइब्रेरी देती है। लेकिन मैं इससे आगे और गांव के अंदर और काम हम करना चाहेंगे अपने साल में। कहीं ना कहीं जो एक प्रौढ़ शिक्षा का है, एडल्ट लिटरेसी का, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है गवर्नमेंट की ओर से भी और रोटरी की ओर से भी। मैं चाहूँगा कि गांव के अंदर हर एक रोटरी एक गांव को अडॉप्ट करे, एक विलेज को अडॉप्ट करे। VP काल्टा के अभिनंदन समारोह से पूर्व रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन की ओर से क्लब के सदस्य व हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के चेयरमैन पंकज डडवाल और ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रमुख राजेश भंडारी को भी सम्मानित किया गया। वहीं रोटरी क्लब शिमला मिड टाउन के अध्यक्ष प्रभजोत सिंह ने संस्था के 22वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्लब आने वाले समय में समाज सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों के लिए इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में हो रही झमाझम बारिश ने फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश से मटौर शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन होने से जहां सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वहीं राज्य के अलग अलग जिलों से भी बारिश के चलते सरकारी और निजी संपत्ति को भूस्खलन से भारी नुकसान होने की सूचना आ रही है। राजधानी शिमला में भी देर शाम हल्की बारिश के चलते भूस्खलन होने से एक बहुमंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हादसा शिमला के कच्ची घाटी में पेश आया है, जहां एक निजी मकान चंद सेकंड में ही धराशायी हो गया। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य के अलग अलग जिलों से बारिश से हुए भूस्खलन से निजी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान होने की सूचनाएं मिल रही है। राजधानी शिमला में भी बारिश से हुए भूस्खलन से एक बहुमंजिला निजी भवन चंद सेकंडों में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
हादसा शिमला के साथ लगते क्षेत्र कच्ची घाटी में पेश आया है। यहाँ बारिश के दौरान हुए भूस्खलन से बहुमंजिला भवन कुछ ही पल में धराशायी हो गया। गनीमत रही कि भवन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भवन की नींव हिलने और हादसे की आशंका को भांपते हुए इस मकान को पहले ही खाली करवा दिया गया था। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हादसे स्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि भवन किस वजह से गिरा है उसकी जाँच की जाएगी। कच्ची घाटी क्षेत्र में जो पहले पंचायत का एरिया था, फिर ये साडा नगर निगम में आया, फिर साडा में आया, फिर नगर निगम में आया, तो इसमें कई एजेंसीज जो है वो भी हैं। इसकी छानबीन की जाएगी कि किसने कब ये जो है वो नक्शा बना था, कब बनी थी, अब हुई है, तो इसकी फाइल जो है वो निकाल करके जो है वो जाँच की जा रही है। और इसके सारे गिरने के कारण टेक्निकल लोगों की जो है वो मदद से जांच करवाई जाएगी। और इस प्रकार के और भी अगर भवन होंगे तो जो आसपास के हैं जिनको भी खतरा हो सकता है उनको भी जो है वो फिलहाल खाली करवा दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनकी भी जो है वो जांच करने के बाद ही ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और जो लोग इसमें 8-10 फैमिलीज थी उनको फौरी राहत के तौर पर जो है वो जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। अपनी लंबित मांगों को लेकर करुणामूलक संघ का शिमला में क्रमिक अनशन लगातार जारी है। वीरवार को करुणामूलक आश्रितों को क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए 63 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आ रहा है। वहीं करुणामूलक आश्रितों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले उपचुनावों का आश्रित बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 63 दिनों से शिमला में करुणामूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं जा रहा है। करुणामूलक आश्रित 12 घंटे के अनशन पर बैठ रहे थे। वहीं वीरवार से 24 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू किया है, जिसके तहत 5 आश्रित हर रोज 24 घंटे अनशन पर बैठेंगे। करुणामूलक आश्रितों ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए और जल्द मांगे पूरी न होने पर उपचुनावों के बहिष्कार का ऐलान भी किया। करुणामूलक संघ मुख्य सलाहकार शशिपाल शर्मा ने कहा कि मांगों को लेकर पिछले 62 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और आज 63वां दिन है, लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार का ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई मंत्री ने उनकी सुध ली। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले उपचुनावों का आश्रित बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारा जो ये क्रमिक अनशन है ये अनिश्चितकालीन है, ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सरकार आगे उपचुनाव की डेट भी फिक्स हो गई है, 30 अक्टूबर को हमारे उपचुनाव भी हैं, तो अगर सरकार का यही रवैया रहा, अगर सरकार ने इस महीने के अंदर करुणामूलक आश्रित जो 4500 परिवार है अगर उनको एक साथ नियुक्तियां नहीं दी तो आने वाले जो उपचुनाव है उसमें करुणामूलक संघ जो है वो उपचुनावों का बहिष्कार करेगा। सर, हम आपको ये बता देना चाहते हैं क्योंकि जो करुणामूलक आश्रित परिवार है वो पिछले 15 और 20 सालों से अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें आज तक नियुक्तियां नहीं मिली। जो वर्तमान की सरकार है, जो पहले भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने करुणामूलक आश्रितों को एक वोट बैंक का जरिया बनाया और आज तक किसी को भी नियुक्तियां नहीं दी। अगर हम ये नहीं बोलते कि जो वर्तमान में सरकार है तो सारी ठीक होती है, पर सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होती है जिनके कारण जो है वो गरीब परिवारों को ये दुख झेलना पड़ता है। पर फिर भी हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेती है तो करुणामूलक आश्रित परिवार जो है वो चुनाव भी जो आने वाले उपचुनाव हैं और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें बहिष्कार करेंगे और एक नोटा की तरफ रुख करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनका घर द्वार पर समाधान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने पहल शुरू कर दी है। गांव में बैठे किसान को कौन सी खेती से जुड़ी समस्या आ रही है, उनका कैसे निवारण हो सकता है, इसे लेकर एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक JS पठानिया इन दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर किसानों से फीडबैक ले रहे हैं ताकि कॉरपोरेशन उसी आधार पर अपना नेटवर्क स्थापित कर सके। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक JM पठानिया ने रामपुर में किसानों से बैठक करते हुए कहा कि किसान बागवान को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। एग्रो इंडस्ट्रीज का उद्देश्य है किसानों की उत्पादकता के साथ उनकी आय के साधन सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा किसानों से फीडबैक के दौरान 4 बातें किसानों द्वारा प्रमुखता से रखी गई, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके लिए एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इसी तरह मृदा परीक्षण और फसलों को लगने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सॉइल टेस्टिंग की सुविधा एग्रो इंडस्ट्रीज 3 स्थानों पर हेल्थ क्लिनिक खोलेगी, जहां किसान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपने खेतों में मिट्टी और बीमारी की तमाम जानकारियां ले सकेगा। मृदा के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के वॉलंटियर स्वयं मौके पर जाकर मृदा एकत्रित करेंगे और उसके बाद प्रयोगशाला पहुंचाएंगे। इसके अलावा फार्मर इनपुट और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ने 2 ऑर्डर किए हैं। वे चाहते हैं कि विश्व की नवीनतम और सशक्त तकनीक और खेती करने के तरीकों को हिमाचल के ग्रामीण किसानों तक पहुँचाया जाए। जैसे अभी हमारा सॉइल मैनेजमेंट है, या हमारा क्रॉप मैनेजमेंट है, या हमारा डिजीज़ मैनेजमेंट है, उसकी अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग जो है वो हम उनको फार्मर्स को दे सकें। दूसरा, फार्मर्स ने जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू पूरे प्रदेश में हमको बताया कि फार्मर्स चाहते हैं कि उनको सॉइल टेस्टिंग की सुविधा मिले, ताकि उनको जो क्रॉप है वो प्रॉपर वो ले पाएँ और उनको अच्छी आमदनी हो सके। तो वो हमने डिसाइड किया है कि हम एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से 3 जगह के ऊपर अभी हमने फैसला किया कि 3 जगह पे करेंगे। उसमें सॉइल हेल्थ क्लिनिक हम खोलेंगे, जो कि सिर्फ सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं होगी, हेल्थ क्लिनिक के रूप में काम करेगा। और उसमें फार्मर को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी, मिट्टी लेके उसको आने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन ऐप के ऊपर वो अप्लाई कर पाएगा और अपना सॉइल सैंपल जो वॉलंटियर्स के माध्यम से उसके घर से ही कलेक्ट करवा लेंगे। और वो जैसे ही सैंपल हमारे पास आता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट, जैसे ब्लड रिपोर्ट मोबाइल के ऊपर जाती है, PDF फॉर्म में जाती है, तो उसके पास चली जाएगी। और साथ में ही उसको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी चली जाएगी कि आपकी मिट्टी में ये कमी है, आप इसको अपने सॉइल को ऐसे ठीक कर लें। तीसरा, हमारे को फार्मर्स ने ये कहा कि हमारे को फार्म इनपुट्स और टेक्नोलॉजीज़ जो है उसकी जानकारी नहीं मिलती। तो इसमें हम एग्रो इंडस्ट्री से 2 टेंडर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो फार्म टूल्स और मशीनरी के लिए है, और एक हमारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के लिए है। ये हमारा जो है जितनी भी अच्छी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, टूल्स है, मशीनरी है, या न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सीड है, बल्ब है, वो सारे हम फार्मर्स सुपर मार्केट हम बनाएंगे, जहां एक छत के नीचे फार्मर को हर सुविधा मिल सके। आज रामपुर में भी हम इसी विषय में आए थे कि अपना ऑफिस के लिए अच्छी सी जगह देखें जहां पे हम सुपर मार्केट को स्थापित कर सकें। हिमाचल एकता मंच द्वारा शिमला में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला की पुलिस अधीक्षक मोनिका भुंडुगरू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल एकता मंच के चेयरमैन दीपलाल भारद्वाज ने बताया कि मंच द्वारा कोरोना वॉरियर्स को कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने के लिए आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, ताकि उनका मनोबल बढ़े। वहीं उन्होंने बताया कि उनके मंच द्वारा समय समय पर समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य आयोजित करवाए जाते हैं। कोरोना योद्धा का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जो कोरोना जैसी महामारी जो हिमाचल में, प्रदेश में, देश में और पूरे विश्व में जो फैली थी, उस दौरान जिन्होंने अपनी सेवाएं जो दी थी, चाहे वो पुलिस वाले थे, चाहे मीडिया से थे, चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे सफाई कर्मचारी थे, चाहे सोशल वर्कर थे, चाहे विभिन्न संस्थाएं थी, उन सभी ने अपनी जो सेवाएं दी थी, जिसके बदौलत आज कोरोना पे मतलब कि जीत ही बोल सकता हूँ कि कोरोना पे हमने जीत हासिल कर दी है। तो उन सभी को हमारा मंच का एक उद्देश्य था कि उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर जो है सम्मानित किया जाए, ताकि उनका मनोबल बना रहे और आगे अगर देश पे, प्रदेश पे या विश्व पे इस तरह की जो महामारी अगर आए तो उस दौरान दोबारा से सभी इसी तरह जो है मिलजुल के सारी विपदाओं का
आसानी से मुकाबला कर सकें। हमारी संस्था का बहुत सारे कार्य है, जैसे समाज सेवा है, आपके जैसे ब्लड कैंप लगते हैं, हमारे महिला उत्थान है, रोज़गार के साधन है, और जो हिमाचल का जो हमारा खान पान रहन सहन, और जो हम जो पहाड़ी जो हमारे जो फसल होती थी जो आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो रही है, उसको भी उसकी पैदावार हो, ताकि जो हिमाचल की जो संस्कृति है उसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। साथ ही जो कुछ हुनरबाज जो बच्चे होते हैं जिन्हें मंच नहीं मिलता, उन्हें भी हम मंच प्रदान करते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।